दोस्तों, आज की कहानी है पापा आपने गांव वाले घर में से हिस्सा नहीं दिया तो मैं सेवा नहीं करूंगा। गांव में ही पड़े पड़े सड़ते रहना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दरवाजे की घंटी बजी तो सुरेंद्र ने दरवाजा खोला। सामने उनके घनिष्ठ मित्र श्याम सुंदर खड़े थे। श्याम सुंदर बहुत परेशान लग रहे थे। आंसू आंखों से निकलकर बहने को तैयार थे, परंतु शायद वह उन्हें जबरन रोक कर रखे थे, क्योंकि समाज में धारणा है कि पुरुषों का रोना कमजोरी की निशानी है, बस इसलिए। अन्यथा सुरेंद्र अपने मित्र के जीवन की दुश्वारियों को अच्छी तरह जानते थे। वह सहारा देकर श्याम सुंदर को भीतर लाए और उन्हें सोफे पर बिठाते हुए अपनी पत्नी को पानी लाने के लिए कहा। आवाज दी, सुनीता पानी लेकर आई। परंतु श्याम सुंदर की हालत देखकर अभिवादन में सिर झुकाकर उन्हें पानी देकर वापस भीतर चली गई। वे अच्छी तरह समझ रही थी कि श्याम सुंदर अपना दुख सिर्फ अपने मित्र के साथ ही बांटना चाहेंगे। क्या हुआ श्याम, बहुत परेशान लग रहे हो? इतने तनाव में यहाँ स्कूटर चलाकर क्यों आए? फोन करके मुझे बुला लिया होता। मैंने विपिन और बहू को घर से निकाल दिया। सुरेंद्र, अच्छा किया। रोज रोज की किसकी से छुटकारा तो मिलेगा तुम्हें, लेकिन कनिका और करण, उनके बगैर कैसे जी पाऊंगा मैं? इस बुढ़ापे में उनकी मुस्कुराहट ही मेरे जीने का इकलौता सहारा थी। अभी तो जीते जी मर ही जाऊंगा ना। इससे तो अपने गुस्से पर काबू ही रख लेता। समझौता भी उतना ही करना चाहिए जब तक आस अपने आत्म समान पर न आए। और फिर तुमने तो बताया था कि बहू बच्चों को तुम्हारे पास तक नहीं आने देती थी। आजकल फिर क्या फर्क पड़ता है? देखो, फैसला ले चुके हो तो अपना जी तो कड़ा करना ही पड़ेगा। मेरे पोता पोती भी तो विदेश में रहते हैं, कभी कभार फोन पर बात हो जाती है, पर वह भी मेरे प्यार को कहाँ समझ पाते होंगे या मुझसे उतना प्यार कर पाते होंगे। कभी आते भी हैं तो रिश्तेदारों से मिलने मिलाने में ही समय गुजार जाता है। बच्चों का रहते तो हम ही पति पत्नी है घर पर। तुम्हारी भाभी जिंदा थी तब तक सब ठीक ही चल रहा था। कभी छूट-फूट झगड़े होते भी थे तो वह संभाल लेती थी। कहती थी सार बर्तन होंगे तो बजेंगे भी, मतभेद भी होंगे पर मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके जाने के बाद मन तो क्या आत्मा तक वेद डाली है। विपिन ने मेरी। सुरेंद्र, ये अपना ही खून इतना स्वार्थी कैसे हो जाता है? क्या हमारे दिए संस्कारों में ही खोट रह जाती है या आजकल की पीढ़ी ही हद दर्जे की स्वार्थी हो चुकी है? कल की ही तो बात है। विपिन कहता था कि 100 गज के इस छोटे से मकान में ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं जो आप इसे बेच नहीं सकते। मैं अच्छी सोसाइटी में बड़ा सा फ्लैट लेना चाहता हूँ और पैसे कम पड़ रहे हैं। मैंने भी कह दिया, जिसे तो मकान कह रहा है उसे मैंने किन मुश्किल हालातों में बनवाया था, तू नहीं समझेगा। और तेरी माँ ने बड़े प्यार से इस मकान को घर बनाया था जहाँ तेरा और तेरी बहन का बचपन बीता है। अपने जीते जी मैं इसे नहीं बेचूंगा। जितनी सादर है उतने ही पाप पसारो ना। थोड़ा छोटा फ्लैट ले लो, लेकिन अपने दम पर लो। तो बोला ठीक है, छोटा ले लेता हूँ, लेकिन फिर उसमें आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। यहाँ अकेले पड़े सड़ते रहना। फिर तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया और मैंने बोल दिया कि ठीक है, तो फिर आज से मेरे घर में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं। आज ही निकल जा यहाँ से।
मेरा गुस्सा शांत हो भी जाता, लेकिन वह तो थोड़ी देर बाद ही अपने परिवार को लेकर अपने ससुराल चला गया और जाते जाते बहू बड़बड़ा रही थी कि देखते हैं हमारे बिना कौन पूछेगा इन्हें, रोटी तक तो तरस जाएंगे बुढ़ऊ। मैंने भी नाक न रगड़ा दी, तब तक साथ नहीं रखूंगी। और आज विपिन ट्रक लाकर अपना सामान भी उठा ले गया। कल तो जैसे तैसे भूखे पेटी कट गई। ऐसा ही नहीं थी कि कुछ बाजार से ही मंगवा लेता, लेकिन उसके जाने के बाद मुझसे घर में रुका नहीं गया और तुम्हारे पास चला आया। और तुम्हारी बेटी वो क्या चाहती है, कुछ दिन उसे बुला लो या उसके घर जाकर रह जाओ, मन बदल जाएगा। अरे कहाँ जाकर रह आओ, वो भी तो भाई के सुर में ही सुर मिला रही है, उसे भी तो आधा हिस्सा चाहिए घर में, मेरे रिटायरमेंट के फंड में से भी। दोनों पैसे मांग रहे हैं, कल को बीमार भी पड़ूं तो इलाज के लिए भी औलाद का मुंह ताकूं। तभी कह रहा हूँ शायद संस्कारों में ही कमी रह गई, जो औलाद इतनी स्वार्थी निकली। ये भूल जाते हैं कि न जाने कितनी ईसाओं का गला घोंटकर हम इन्हें काबिल बनाते हैं और काबिल बनकर ये हमें ही आंखें दिखाते हैं। देखो भाई, हम इन्हें काबिल बनाते हैं क्योंकि ये हमारा फर्ज है। हम ही इन्हें इस दुनिया में लाए हैं, तो बेहतर जीवन देने का कर्तव्य भी हमारा ही है। तो अभी अपना वही कर्तव्य अपनी संतान के साथ निभाएंगे बात बराबर। तो तुम ये कहना चाहते हो कि जन्म देने वाले माता पिता के लिए इनका कोई कर्तव्य नहीं होता? माता पिता में से जो कोई अकेला रह जाए तो उसे वृद्धा आश्रम जाकर रहना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन अब उन्हें अपने फर्ज का एहसास नहीं है, तो किसी के समझाने से भी वो नहीं समझने वाले। उनकी करनी उनके साथ, जिसका खामियाजा भी वक्त आने पर वह खुद ही भुगतेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पीढ़ी को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए, थोड़ी आधुनिक बनना होगा। मैं समझा नहीं। देखो, जब बच्चे स्वार्थी हैं तो थोड़ा सा स्वार्थी तुम भी हो जाओ। अभी अभी रिटायर हुए, कौन जाने आगे कितनी लंबी जिंदगी पड़ी होगी। भाभी के जाने के बाद सुख दुख बांटने वाले दोस्त की कमी तो लगती ही है ना। दरअसल बुढ़ापे में ही जीवन साथी की सबसे अधिक जरूरत होती है, खास तौर पर तब जब अपने बच्चे भी साथ नहीं देते हो। वरना नाती पोतों के साथ फिर से बच्चा बन जाना किसे बुरा लगेगा भला, पर तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है। तो फिर बेटा बहू की मेहनतें करने से अच्छा दोबारा घर क्यों नहीं बसा लेते? पागल हुए हो सुरेंद्र? तुम्हारी भाभी के साथ अन्याय करने को कह रहे हो और लोग क्या कहेंगे? भाभी की आत्मा तुम्हें ऐसे तिल मिल मुर्दा देखकर खुश हो रही होगी। वो तो सदा तुम्हें सुखी देखना चाहती होगी, और समाज तुम्हारा दुख बांटने नहीं आ रहा है तो तुमने भी समाज का ठेका नहीं ले रखा। रही बात बच्चों की, तो वह तो पहले भी नजरों से और दिल से तुम्हें दूर कर ही चुके। वह तो यही चाहते होंगे कि अपने अकेलेपन से घबरा कर तुम उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाओ, उनकी खुशामद भी करो और अपना घर भी बेच डालो। लेकिन उनसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखना फिर भी मूर्खता होगी। इस बार श्याम सुंदर सोच में पड़ गए थे कि सुरेंद्र फिर बोले, मैं तुम्हें किसी युवती से विवाह करने को नहीं कह रहा, बल्कि तुम्हारी ही तरह कोई परिवार द्वारा सताई हुई अकेली विधवा का हाथ थामने को कह रहा हूँ। उसके लिए भी तो अच्छा रहेगा ना, दोनों का ही उद्धार हो जाएगा। शायद तुम गलत नहीं कह रही, मैं भी अपने किसी मित्र को इन हालात में ऐसी ही सलाह देता, पर बात जब खुद की होती है तो हिस्सक होना स्वाभाविक है। किसी अनजान को घर में लाने से और
मुसीबतें न खड़ी हो जाए बुढ़ापे में, तुम्हारी सोच गलत नहीं है, लेकिन हम भी जल्दबाजी में कुछ ऐसा भी नहीं करेंगे जो बाद में पछताना पड़े। सुनीता की एक मौसेरी बहन है जिसकी हालात भी कुछ तुम्हारे जैसे ही हैं। मैंने उसको भी तो यही राय दी थी, लेकिन तब तुम्हारा ख्याल मुझे जरा भी नहीं आया था। लेकिन अब लगता है शायद भगवान मेरे जरिए ही दो दुखी लोगों के जीवन में खुशहाली लाना चाहते हो, लेकिन कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। पहले उनसे मिलो, बात करो, फिर सोच समझ कर कोई निर्णय लो। फिर तुम्हारे साथ साथ उनकी पसंद भी तो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। वैसे मैं ऐसा करना तो दूर सोचता भी नहीं, लेकिन बच्चों के साथ हर पल घूट घूट कर जीने से अच्छा यही है कि फिर से खुशियों की संभावनाएं तलाश करूं। ठीक है, तुम उनसे मिलवाने का प्रबंध करो। तुम नहीं जानती तुमसे बात करके कितना हल्का महसूस हो रहा है। यहाँ आने से पहले लग रहा था कि मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। अब लग रहा है कि तुम्हारे जैसे शुभ चिंतक मित्र हो तो किसी की भी कोई कमी ही नहीं है। अंतिम बातें जो सिले अंदाज में जरा जोर से कही गई थी तो सुनीता बैठक में चली आई। जी हल्का हो गया तो चाय ले आओ भाई साहब। सुनीता ने हंसकर पूछा, पकोड़े भी लाना भाभी, कल से खाना तक नसीब नहीं हुआ, और हाँ डिनर भी यही करके जाऊंगा आज। सुरेंद्र ने मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर की ओर देखा। उनके चेहरे पर फिर से खुशहाल जीवन की उम्मीद जाग गई थी और दिल का सारा गुबार निकल चुका था।